हेलो दोस्तों। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा पीटी 365 का जो है इकनॉमी चल रहा है। उसकी 4 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम 5वां स्टार्ट करेंगे और इसे ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद मैं जो है फैब का ही इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसको चैप्टर को ख़त्म करवाऊँगा आज, ठीक है। और हमारा जो 5 का कल का जो करंट अफेयर है वो काफ़ी लेट आया था, 12 के बाद आया था, 12 बजे के। तो मैंने वो अपलोड नहीं किया, वो भी आज अपलोड करूँगा। और उसके साथ अगर 6 का आज टाइम पे आ जाता तो 6 का भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो 5वां चैप्टर है उसकी हेडिंग क्या है। जो श्रम, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमशीलता, मतलब लेबर एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उद्यमशीलता, ठीक है। तो पिछले साल जैसे प्रवासी जो मजदूर थे भारत के, वो मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रवास किया। उसके अलावा जो हमारा ILO था, इंटरनेशनल लेबर और ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है पिछले पूरे साल, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सब जो कानून है इनमें कुछ संशोधन किए गए हैं और कुछ जो है मॉडिफाई किया गया, तो वो हम जो है आज देखेंगे, ठीक है। ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। तो देखिए पहला 5.1 क्या है, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2018 से 19, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। आवधिक मतलब एक समय अंतराल के बाद जो होता है वो, ठीक है। तो हाल ही में जो NSSO है, नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, इसके द्वारा जो है जो PLFS है 2018 से 19 ये जारी किया गया, ठीक है। तो PLFS जो है वो किसके लिए जारी करता है। जो NSSO है 2017 में, इसने जो रोजगार और बेरोजगार के जो संकेतक थे, ठीक है, उनका अनुमान लगाने के लिए PLFS का शुभारंभ किया, ठीक है। तो इसके में क्या क्या इंक्लूड करेगा ये, तो इंक्लूड ये करता है 4 चीज़ें। एक तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR, वर्कर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR, ठीक है। बेरोजगारी दर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट EUR, इन सबको जो है ये इंक्लूड करता है NSSO। तो सबसे पहले LFPR ये देख लेते हैं, ये क्या होता है। तो जो भी हमारा श्रम बल होगा उसका जो परसेंटेज होता है वो हमारा क्या होता है, LFPR मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल भागीदारी दर। तो इसमें जो भी श्रम बल का परसेंटेज होगा, जो भी कार्यरत है या कार्य करने की इच्छा भी रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा जो श्रम बल होता है। इसके बाद है WPR क्या करता है, जो जनसंख्या में नियोजित व्यक्ति होते हैं उसके प्रतिशत के रूप में से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। जितने भी मतलब नियोजित जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR, या फिर श्रमिक जनसंख्या अनुपात। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट या फिर बेरोजगारी दर, ये क्या होता है, जो बेरोजगार व्यक्ति के परसेंटेज को दिखाता है, सिंपल, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है लॉस्ट प्रोग्रेस, जो हमने प्रोग्रेस को जो करी थी, उन्नति जो लॉस्ट हुई है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि 2017 से 18 ये ऑरेंज वाला है, और ग्रीन वाला क्या है 18 से 19 में। 2017 से 18 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1 था, ठीक है। तो वो कितना हो गया, 5.8 हो गया 2018 से 19 में। उसके बाद 36.9 था हमारा लेबर पार्टिसिपेशन रेट, ये 37.5 हो गया। 34 पॉइंट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो था जो, वो 34 से 0.7 से 35.7 हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8 से 7.7 हो गया, ठीक है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 5.3 थी जो कि 5 हो गई। और फीमेल पार्टिसिपेशन रेट पहले 17.8 था, ये 18.6 हो गया, ठीक है। मतलब इन सब में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो रेट स्टूड, तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो रेट स्टूड एट 5.8% इन 2018 से 19, कितना था 5.8%, आफ्टर फॉलिंग फॉर 3 क्वार्टर, जो कि पहले जो है 3 क्वार्टर मतलब 3 क्वार्टर, 1 क्वार्टर मतलब 3 महीने का, ठीक है। तो वो क्या था, गिर रहा था उस टाइम पे। उसके बाद 2018 से 19 में बढ़ के 5.8% पे हो गया, ठीक है। 5.1, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ये 6.1 था ना हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये 5.8 पे आ गया। मतलब पहले इतने लोग बेरोजगार थे 6.1%, फिर बाद में कितने हो गए, वो 5.8% जो है बेरोजगार हो गए, ठीक है। उसके बाद अन्य तथ्य देख लेते हैं। जो NSSO है, ठीक है, इसके द्वारा जो है टाइम यूज सर्वे किया गया, TUS, या फिर समय उपयोग सर्वेक्षण। तो इसमें क्या पता चला, जो हमारा NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसने जो है जनवरी से जो दिसंबर 2019 है उसकी अवधि के लिए भारत का पहला
TUS जारी किया था। ठीक है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एक ये विंग है। ठीक है, NSO। उसके अलावा TUS का उद्देश्य क्या होता है? जो वैतनिक, जिनको मतलब पैसा मिलता है, अवैतनिक गतिविधियों, उसमें जो पुरुष, महिलाएं और अन्य व्यक्ति हैं, उनकी भागीदारी का तुलनात्मक मापन करना। ठीक है, इनका मतलब कंपैरिजन करना आपस में। उसके बाद देखिए आया लेबर कोड। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है, मतलब इसमें जो ये जितने भी ये बताए गए हैं ना, इन सबको एक्सप्लेन किया गया। तो श्रम सुधारों को बढ़ावा देने के लिए जो संसद ने श्रम संहिता से संबंधित 3 विधेयक पारित किए हैं, तो ये तीनों विधेयक आगे हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये आपके लिए शायद प्रीलिम्स में इससे ना आए, पर मेंस में कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ आएगा। प्रीलिम्स में भी मतलब शॉर्ट न्यू के नहीं आएगा, इससे कहीं ना कहीं आपका जो है मेंस में काफ़ी ज़्यादा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा लेबर से। ठीक है, क्योंकि पिछले से पूरे साल जो है ये मतलब ऊपर ही रहे हैं ये मुद्दे लेबर के, जो प्रवास किया उन्होंने, अब दोबारा से प्रवास जो कर रहे हैं अपने स्थान पे, मतलब कार्य स्थान पे। तो जो सबसे पहला वो है श्रम संहिता का जो वो है औद्योगिक संबंध संहिता 2020। ठीक है, ये कानून पास हुआ 2020 में। तो यह जो है पूर्व के जो 3 पूर्ववर्ती कानून थे, उनका अधिकांश विशेषताओं का सम्मिलित है। मतलब इन तीनों कानून का क्या है, ये इनको समाविष्ट करके फिर बनाया गया, इनकी विशेषताओं को इकट्ठा करके फिर इसे बनाया गया, जो औद्योगिक संबंध संहिता। ठीक है, तो पहला क्या है, व्यापार संघ अधिनियम 1926 को मिलाया, इसकी विशेषताएं मतलब ली। औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इन तीनों को मिला के जो है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 बनाया गया। ठीक है, तो इसके जो है संहिता के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान। ठीक है, प्रमुख प्रावधान क्या रहेंगे? सबसे पहले श्रमिक की परिभाषा, जो श्रमिक होता है उसको इसने डेफिनेशन दी उसकी। तो एक श्रमिक को ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो पारिश्रमिक या प्रतिफल के लिए काम करता है, मतलब जो एक तरह से जो पैसा लेता है ना, जो पारिश्रमिक या फिर जो प्रतिफल होगा, रिवॉर्ड होगा, उसके लिए काम करता है। तो यह संहिता जो है 18,000 रुपये से अधिक जो भी मजदूरी वेतन पाने वाले उन लोगों को अपने दायरे से बाहर रखती है, जो प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता या पर्यवेक्षी कोई सुपरवाइजरी कैपेसिटी हो, उसकी दृष्टि से नियोजित हो। मतलब अगर आप इन सब में किसी पे भी पोस्ट पे भी हैं, प्रशासनिक क्षमता में है ना, पर्यवेक्षी क्षमता में, और आपकी तनख्वाह 18,000 से ऊपर है, ठीक है, तो आप इससे बाहर होंगे। ठीक है, आप उसमें श्रमिक में, वर्कर में नहीं आएंगे। स्थायी आदेश, स्टैंडिंग ऑर्डर, ये क्या होता है, जो जैसे बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट फर्म होती है ना, औद्योगिक जो प्रतिष्ठान होंगे, उनके लिए मतलब ये कहीं ना कहीं आगे जो है यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो उसमें 300 या उससे अधिक अगर श्रमिक वाले जो सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, उनको निम्नांकित मामलों के संबंध में स्थायी आदेश तैयार करना होगा। ठीक है, स्टैंडिंग जो ऑर्डर है, सबसे पहले इसमें जो है श्रमिकों का वर्गीकरण होगा, मतलब इतने सारे श्रमिक है 300 या उससे अधिक, तो इनका वर्गीकरण होगा। श्रमिकों के काम के घंटे, छुट्टियां, वेतन दिवस जो होते हैं, और मजदूर संघों के संबंध में सूचित करने की रीति। उसके बाद रोजगार की समाप्ति, श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, ठीक है, ये भी होना चाहिए। तो इन सब को जो है प्रोवाइड करना होगा कंपनी को। उसके बाद बंदी, काम बंदी होगी या छटनी के लिए सरकार की पूर्व अनुमति, पहले से ही जो है सरकार को पूर्व अनुमति चाहिए उसके लिए। तो वही सेम है, 300 श्रमिक, कम से कम 300 श्रमिक रखने वाला अगर कोई प्रतिष्ठान है, उसके लिए ये बंदी, काम बंदी, छटनी के पहले जो है सरकार को पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। केवल केंद्र सरकार को अधिसूचना के माध्यम से इस सीमा में वृद्धि की अनुमति देने का अधिकार है। ठीक है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर जो है काम करती है। उसके अलावा जो है वार्ताकारी संघ, परिषद और नेगोशिएशन यूनियन एंड काउंसिल, वार्ताकारी संघ और परिषद, ये क्या करती है? एकमात्र वार्ताकारी संघ है वार्ता परिषद। ठीक है, सोल नेगोशिएशन यूनियन, ये क्या करती है? यदि किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक जो है उसके एक से अधिक पंजीकृत व्यवसाय संघ है, ट्रेड यूनियन जैसे आप सुनते हैं ना, मूवीज़ वगैरह में सुनते होंगे आप, एक ट्रेड यूनियन है, मतलब ये कंपनी है, इसके अंदर एक मजदूरों की संघ होती है, ट्रेड यूनियन। ठीक है, अगर एक से अधिक पंजीकृत व्यवसाय संघ है, एक से अधिक अगर पंजीकृत उसके अंदर जो है ट्रेड यूनियन है, तो सदस्य के रूप में 51% से अधिक जो श्रमिक होंगे वाले व्यवसाय संघ को एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है, इतने से ज़्यादा अगर उसमें वो होंगे, 51% से अधिक श्रम होंगे, तो उसे व्यवसाय संघ को एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता मिल जाती है। उसके बाद हमारी वार्ता परिषद,
नेगोशिएशन काउंसिल होती है एक, ठीक है, जो नेगोशिएट करती है। यदि कोई व्यवसाय संघ एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में पात्र नहीं है तो क्या होगा, वार्ताकारी परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, अगर वो इसके रूप में जो है पंजीकृत नहीं है तो उसमें वार्ताकारी परिषद का गठन किया जाता है, जो सदस्यों को कम से कम 20% श्रमिकों वाले व्यवसाय संघों के प्रतिनिधि से मिलकर गठित होगी। जो कम से कम जो है उस कंपनी के जो है 20% उसमें श्रमिक मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई भी एक वार्ताकारी संघ नहीं है, ठीक है, तो उस परिषद का गठन किया जाएगा, वार्ताकारी परिषद का, जिससे कि जो सदस्य के रूप में कम से कम 20% श्रमिकों वाले व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों से मिलकर गठित होगी। ठीक है, जैसे आप सुनते हैं ना कि जैसे लेबर जो है हंगर स्ट्राइक पे चली गई, मांग ना पूरी होने से, इस टाइप से, तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या ट्रेड यूनियन बना रही है सब, पर जो वो फैक्ट्रीज होती है जैसे, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है एक यूनियन हो, ठीक है, ताकि उनकी मांगें पूरी हो सके, कल को कोई दिक्कत हो, एक वार्ताकारी संगठन हो, वार्ता परिषद। ठीक है, उसके अलावा विवाद के निपटारे के लिए जो है अधिकरण हो। इसमें जो औद्योगिक विवाद होता है उसके निपटारे के लिए अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जो औद्योगिक अधिकरण होगा एक न्यायिक सदस्य होगा उसमें। ठीक है, जो औद्योगिक अधिकरण होगा उसमें एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनेगा। ठीक है, यह संहिता जो है कार्यमुक्ति, बर्खास्तगी, छटनी, किसी श्रमिक की सेवाओं की अन्यथा समाप्ति, इसके संबंध में किसी भी विवाद को जो है औद्योगिक विवाद के रूप में वर्गीकृत करती है। ठीक है, मतलब जो लेबर लॉ इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो पहले जैसे जैसे ये सारे जो लॉज हैं वो जो जितने भी असंगठित वो है ना क्षेत्र है, जो एक तो फॉर्मल हो गया, एक इनफॉर्मल हो गया, संगठित असंगठित। तो इसमें क्या होता है, संगठित में तो जो जैसे एम्प्लॉय है उसको कोई मतलब अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं होती, वर्क प्रेशर भी नहीं होता। पर असंगठित में क्या होता है, सब कुछ मालिक पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे मालिक पे कम डिपेंड करेगा फॉर्मल में, और एम्प्लॉय पे ज़्यादा मतलब वो करता है। इसमें उल्टा होता है, इसमें जो मालिक होता है वो ज़्यादा प्रेशर बनता है लेबर पे। ठीक है, जो श्रमिक होंगे। ठीक है, तो उनके लिए ये लॉ बनाए गए हैं जो असंगठित क्षेत्र, ये सारे जितने भी लॉ हैं तीनों के तीनों। ठीक है, तो इसमें जो है एक श्रमिक अपनी सेवा समाप्ति से संबंधित विवाद की स्थिति में, अगर उसकी सेवा समाप्ति मान लीजिए काम कर रहा है वो, उसको हटाया जा रहा है, तो श्रमिक विवाद के सुलह के लिए आवेदन किए जाने के 45 दिन के बाद उक्त विवाद के जो न्याय निर्णय है उसके लिए औद्योगिक अधिकरण में आवेदन कर सकेगा। ठीक है, पुनर्कौशल फंड, अब देखिए आपने किसी को जॉब से निकाल दिया तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें मतलब बैकअप भी तो रखना होगा, ये थोड़ी कि हाँ मन आया और निकाल दिया। तो इसके लिए रीस्किलिंग फंड होता है। तो नौकरी से निकाले दिए गए जो श्रमिक है उसको पुनर्कौशल करने के लिए इस फंड की स्थापना की जाएगी। इस फंड में जो अंशदान औद्योगिक प्रतिष्ठान है, ठीक है, उसके नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। मतलब जो एक तरह से जो प्रयोक्ता है, जो कंपनी का मालिक है, वो इसका जो है नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। जो ऐसे अन्य स्रोतों से जो अंशदान है उसके साथ साथ छटनी के तत्काल पहले श्रमिक द्वारा अंतिम रूप से आहरित 15 दिनों की मजदूरी के बराबर होगा। ठीक है, जो मतलब जो उसे दिया जाएगा ये अंशदान, वो उसकी जो मजदूरी होगी ना उसके जो 15 दिन होंगे उसके बराबर होगा ये अंशदान। ठीक है, अन्य संबंधित तथ्य है जो हमारा औद्योगिक संबंध संहिता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इसके नियमों के प्रारूप का उद्देश्य क्या है, कंपनी हेतु कोई भी छटनी हो रही है, काम बंद हो रहा है ना, व्यवसाय को पूर्णतः अगर बंद करने की बात चल रही है तो उसके लिए समयबद्ध अनुमति सुनिश्चित करेगा। ठीक है, प्रारूप में शामिल अगर नियम देखें तो कम से कम 300 श्रमिक वाले जो प्रतिष्ठान है उनके लिए जैसे 300 दे रखा है ना, पहले ये 100 था। ठीक है, इसको सरकार ने बढ़ा के अब 300 कर दिया है। तो इसके लिए मतलब जो श्रमिक थे इन्होंने, आपको याद हो तो पिछले साल काफ़ी मतलब वो हुआ था कि ये 300 क्यों किया गया, 100 पे इसे करना चाहिए था। तो कामबंदी के लिए कम से कम 15 दिन पहले, छटनी के लिए अगर हो रही है तो 60 दिन, 2 महीने पहले, और व्यवसाय को अगर पूर्णतः बंद करने के लिए तो 3 महीने पहले केंद्र से जो है अनुमति प्रदान करनी होगी। मान लीजिए ये हमारे जैसे हमारी ये होता है ना ओला, उबर, या फिर ये खाने वाली कंपनी जैसे स्विगी वगैरह, अगर इन्हें कंपनी बंद करनी है तो ये इनके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आप काम बंदी करें तो 15 दिन पहले आपको उसे बताना होगा। ठीक है, अगर आप कंपनी बंदी कर रहे हैं तो 3 महीने पहले, और केंद्र से अनुमति लेनी होगी। केंद्र से अनुमति लेके मतलब उन्हें बताना होगा कि 3 महीने बाद ये कंपनी बंद हो रही है। ठीक है, ये सब मतलब जितने भी श्रमिक होते हैं हमारे उनके लिए ये जितने भी लॉ बनाए गए हैं। ठीक है, तो सरकार ने जो छटनियाँ या कामबंदी है उसके समय जो नियोक्ता होता है उससे मांगी जाने वाली सूचना को भी कम कर दिया है। ठीक है, मतलब आप कामबंदी कर रहे हो, छटनी कर रहे हो, तो उसके के लिए
ये जो है मतलब कहीं ना कहीं नियोक्ता के लिए फ़ायदेमंद है। तो छंटनी दिए गए जो कर्मकारों है उसके लिए एक पुनः कौशल प्राप्त करने संबंधी जो निधि होती है, पैसा मतलब जिसमें पैसा सेव करते हैं, स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है, जहाँ श्रमिकों को जो छंटनी होने के 2 महीने के भीतर उनके पुनः कौशल वर्धन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन प्राप्त होगा। ठीक है। अधिकरण को जो है आवेदन सहित हड़ताल, तालाबंदी, छंटनी हेतु अनुमति, कामबंदी या इकाई को बंद करने, सुलह से संबंधित सभी आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो ऑनलाइन मतलब आपको दिया जाएगा ईमेल के थ्रू, तो उसमें ये सब कुछ बताया जाएगा। राजनीतिक योगदान, निधियों के जो उपयोग या ट्रेड यूनियन के लिए वार्ता परिषद है उससे संबंधित नियमों को जो राज्य सरकार है उसके द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जिस भी राज्य में वो है उसके द्वारा इन सबको अंतिम रूप दिया जाएगा। उसके बाद 5.2.2, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो हमारा वो औद्योगिक वाला ही था। ठीक है, इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है पर सबसे मेन वही था, क्योंकि जो काम कर रहे हो उसका सीधा इफेक्ट उस पर जा रहा था। ठीक है, जैसे ये सामाजिक सुरक्षा संहिता है, इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना औद्योगिक वाले का होगा, डायरेक्ट जो लेबर्स है उनके ऊपर। ठीक है, तो यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 कानूनों को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, 9 कानूनों को मिला के इसको एक बना दिया गया है। तो इनमें जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 इनसे सम्मिलित है। तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? सबसे जो पहला है वो है प्रयोज्यता, मतलब एप्लीकेबिलिटी, मतलब किसी चीज़ को जैसे अप्लाई करते हैं ना, मान लीजिए आपने पढ़ लिया तो उसको आप एग्ज़ाम में जाके अप्लाई करेंगे, तो एप्लीकेबिलिटी। तो यह संहिता सभी प्रतिष्ठानों पर जो है लागू होगी, जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, तथा प्रतिष्ठानों का जो आकार प्रकार है, मतलब उसका जो साइज़ है, कितनी बड़ी है या फिर प्रकार है, किस टाइप की कंपनी है वो, उसका निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा कोड, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी फंड। तो इस संहिता में यह उल्लेख दिया गया कि जो केंद्र सरकार है वो जितने भी असंगठित जो श्रमिक है, गिग श्रमिक है, श्रमिक, जैसे मान लीजिए आप अगर स्विगी में जैसे वो ट्रांसफ़र करते हैं ना, या ओला उबर चला रहे हैं, तो ये सब गिग इकोनॉमी में आ जाता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म श्रमिक जो होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे जो सर्विसेज देते हैं। ठीक है, आप किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत थी, मान लीजिए राइड की ज़रूरत थी, आपने एप्लीकेशन के थ्रू से राइड दे दी, बीच में आपका कमीशन बन गया। ठीक है, इस टाइप के जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो प्लेटफॉर्म श्रमिक होते हैं। तो केंद्र सरकार ने इन सबको ही इस प्रकार के कोष की स्थापना करेगी, इन सब के लिए, इन तीनों के लिए। इसके अतिरिक्त अगर राज्य सरकारें असंगठित श्रमिकों के लिए अलग से सामाजिक सुरक्षा कोष की भी स्थापना और उसका प्रशासन करेगी। ठीक है, इसमें जो हमारी केंद्र सरकार है उसके पोर्टल पर सभी 3 श्रेणियों के जो श्रमिक हैं, यथा असंगठित श्रमिक है, गिग श्रमिक है, ये प्लेटफॉर्म श्रमिक है, इनके द्वारा स्वयं पंजीकरण के साथ साथ आधार आधारित पंजीकरण का भी प्रावधान करेगी। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड। तो ये क्या करेगी? उपयुक्त 3 श्रेणियों के श्रमिकों के कल्याण हेतु उनके लिए योजना की अनुशंसा व निगरानी करने के लिए इस बोर्ड का गठन करेगी, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड। इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य जो है सम्मिलित होंगे। तो सबसे पहला, केंद्र सरकार द्वारा जो नामांकित समूह के जो 5 प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार जो है मतलब वो करेगी कि मतलब इनको अनाउंस करेगी। केंद्र सरकार द्वारा नामांकित जो गिग श्रमिक और जो प्लेटफॉर्म श्रमिक है उसके 5 प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, मतलब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए अपने अपने 5 वो भी तो देंगे श्रमिक। उसके अलावा जो केंद्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उसके जो महानिदेशक होंगे। राज्य सरकारों के जो 5 प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, राज्य सरकार के भी होंगे, केंद्र के भी 5 होंगे, और 5-5 जो है प्लेटफॉर्म और जो वो गिग जो इकोनॉमिक श्रमिक है उनके। ठीक है, उसके लिए योजनाओं के लिए अंशदान की अगर बात करें तो अंशदान मतलब जो पैसा जो इनको दिया जाएगा, जैसे रिटायरमेंट पे दिया जाता है। ठीक है, तो जो गिग श्रमिक और प्लेटफॉर्म श्रमिक है उसके लिए योजनाओं का जो वित्त पोषण है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समूहों के जो संयुक्त अंशदान के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, जो मतलब कंपनी का मालिक होगा, नियोक्ता होगा, इन तीनों को मिला के अंशदान दिया जाएगा। अब परिभाषा में परिवर्तन, इनमें जो ठेकेदार हैं उसके माध्यम से नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए कर्मचारी का यूज़ किया गया। ठीक है, ठेकेदार का, कर्मचारी का। किसी अन्य राज्य से अगर स्वनियोजित श्रमिक है उसको सम्मिलित करने के लिए अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक वर्ड का यूज़ किया गया, मतलब एक ही राज्य में आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाके कर रहे हो। सेवाओं गतिविधियों की आंतरिक श्रेणियों के लिए प्लेटफॉर्म श्रमिक, मतलब जो सर्विस सेक्टर से अगर कोई, जैसे कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया कोई व्यक्ति हो। उसके अलावा फिल्म,
वेब आधारित धारावाहिक, टॉक शो, रियलिटी शो, स्पोर्ट्स शो, इनको सम्मिलित करने के लिए ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन की परिभाषा का विस्तार करना, इसका मतलब इसकी अभी बनाई नहीं है, पर इसका विस्तार जो है करना सम्मिलित है। उसके बाद जो पत्रकार है उनके लिए ग्रेच्युटी हेतु पात्रता की अवधि। ग्रेच्युटी होता है जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो छोड़ते टाइम जो पैसा मिलेगा, जैसे आपका महीने में पीएफ कटेगा या और कुछ जो है मतलब पॉलिसी के अकॉर्डिंग कटता रहता है, तो वो महीने के एंड में देती है अंशदान, ठीक है। तो ग्रेच्युटी हेतु पात्रता की अवधि, तो यह जो संहिता है कार्यशील पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी की अवधि को 5 साल से घटाकर 3 साल कर देगी, ठीक है। अपराध और जो अर्थदंड है, तो यह संहिता कुछ अपराधों के लिए जो है दंड में परिवर्तन करती है। उदाहरण के लिए किसी अगर निरीक्षक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए अधिकतम कारावास 1 साल से घटाकर 6 महीने कर दिया गया। मतलब आप किसी मान लीजिए कंपनी की चेकिंग कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अगर वो उसमें उसको रोक रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो कारावास होगा वो 1 साल था पहले, अब इसे 6 महीने कर दिया है। महामारी के दौरान अतिरिक्त शक्तियाँ भी कुछ दी गई। इस संहिता के तहत कुछ जो नई धाराएं हैं उनको शामिल किया गया जिन्हें महामारी की स्थिति में लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो हमारी केंद्र सरकार है, सर्वव्यापी महामारी और स्थानिक या राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में अगर 3 महीने की अवधि तक नियोक्ता या कर्मचारी का अंशदान स्थगित या कम कर सकती है। मतलब पीएफ और ईएसआई जो कटता है उसका हर महीने, उसके अंशदान को कम भी कर सकती है या स्थगित भी कर सकती है, ठीक है। ये मतलब उनके लॉस में जाएगा श्रमिकों के। तो थर्ड वाला जो आर्टिकल है वो है उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। तो जो यह संहिता है वो स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य दशाओं को विनियमित करने के लिए 13 वर्तमान अधिनियमों का समेकन करती है, ठीक है। मतलब बहुत साल पहले जो है आर्टिकल थे, उन सबको ये मिला के एक वो बनाया गया है संहिता। बहुत सारे कोड्स थे पहले, उन सबको मिला के इसको बनाया गया है, ठीक है। ये 3 जो है पास हुए थे बिल लोकसभा राज्यसभा से। तो इनमें जो कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, ठेका श्रम अधिनियम 1970 और आदि सम्मिलित थे, ठीक है। तो इसके भी प्रमुख प्रावधान देख लीजिए। सबसे पहला हमारा फैक्ट्री, तो यह जो है कारखानों को किसी भी जो परिसर है उसके रूप में परिभाषित करती है। मतलब एक कारखाना क्या है, एक परिसर है जहाँ विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है। विनिर्माण मतलब कुछ भी बनाया जाता है जिसमें जो है 20 श्रमिक यदि विद्युत का उपयोग करके विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है, या 40 श्रमिक यदि विद्युत का उपयोग करके बिना विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है। इससे अधिक जो है श्रमिकों को नियोजित करता है, ठीक है। तो इसमें जो फैक्ट्री में जो वर्कर काम करेंगे वो 20 करेंगे, और मान लीजिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से कुछ यूज़ करके बना रहे हैं तो 20 करेंगे, और अगर बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप हाथों से या मैनुअल पावर यूज़ करके बना रहे तो 40 करेंगे, ठीक है। तो इनको नियोजित करेगा कारखानों में, फैक्ट्रीज़ में। उसके बाद खतरनाक गतिविधियों में संलग्न प्रतिष्ठान। खतरनाक गतिविधियाँ मतलब हैज़ार्डस एक्टिविटी, मतलब ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई नेगेटिव में कुछ देश के मतलब राष्ट्र के हानि के लिए कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा हायर लेवल पे लीजिए, कुछ बारूद बंदूक बनाने का काम है कहीं पे, इस टाइप का, ठीक है। यूरेनियम का कोई काम है इस टाइप का, ठीक है। तो इनमें श्रमिकों की जो संख्या है उससे निरपेक्ष ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को सम्मिलित किया जाएगा जहाँ कोई खतरनाक गतिविधि की जाती हो, ठीक है। संविदा या ठेका श्रमिक, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट जॉब लगती है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उस टाइप में यह संहिता जो है 50 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले जो प्रतिष्ठान या ठेकेदार है उन पर लागू होगी, ठीक है। जो भी 50 से अधिक जो नियोग करेगा ऐसे कामों में, ठीक है। तो साथ ही जो यह प्रमुख जो कोर गतिविधियाँ हैं उपयुक्त सरकार द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा उसमें जो संविदा या ठेका श्रम प्रतिबंध है वो आरोपित करेगी, ठीक है। तो इस पर जो है प्रतिबंध आरोपित को होगा। 50 से अगर अधिक आप जो है मेंबर लगाएंगे। यह जो 11 कार्यों सहित गैर प्रमुख गतिविधियों की सूची भी जो है परिभाषित करती है, जिनमें से स्वच्छता कर्मी, सुरक्षा सेवाएं और अनियमित प्रकृति की कोई भी गतिविधि, ठीक है। इन सबको मतलब इंक्लूड किया जाएगा। अगर ये सब सेवाएं आप जब जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे नहीं मिलेगी तो जो है इस पर मतलब प्रतिबंध लगाया गया। फाइन अभी बताया नहीं कि क्या मिलेगा। उसके अलावा काम के घंटे और रोजगार की स्थितियाँ, तो दैनिक काम के घंटों की सीमा जो है मतलब पहले 9 घंटे थी, अब 8 घंटे कर दिया, ठीक है। तो दैनिक काम के घंटों की सीमा यह संहिता काम के लिए प्रतिदिन 8 घंटे की अधिकतम सीमा निश्चित करेगी। महिलाओं का नियोजन, तो महिला भी जो है सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित किए जाने हेतु
जो है अहर होंगी, सब कहीं भी जाके जॉब कर सकती हैं, पर उन्हें पर्याप्त सुरक्षा आवश्यक देनी होगी, ठीक है, सरकार द्वारा। उसके बाद छूट जो दी गई है, यह जो संहिता है राज्य सरकार को अधिक गतिविधि और रोजगार सृजित करने के लिए इस संहिता के प्रावधानों में किसी भी नए कारखाने को छूट देने का अधिकार है। अगर आप नया कारखाना डाल रहे हैं तो राज्य सरकार से आपको कुछ परसेंट छूट मिल जाती है, ठीक है। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक, तो अंतर्राज्य मतलब एक राज्य के अंदर ही मूवमेंट करना। तो इसमें अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक की परिभाषा क्या है? कोई भी व्यक्ति जो अपने आप दूसरे राज्य में जाता है, ठीक है, अपने आप दूसरे राज्य में जाता है, वहाँ रोजगार प्राप्त करता है और अधिकतम 18,000 रुपये प्रति माह या ऐसी उच्चतर राशि अर्जित करता है जिसे केंद्र अधिसूचित करती है, ठीक है। 18,000 रुपये कमा रहा है अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसे अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक की परिभाषा में जोड़ा जाएगा, ठीक है। अंतर्राज्यीय आप दूसरे राज्य में जाते हैं, अच्छा, अंतर्राज्य का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट करना, ठीक है। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक के लिए लाभ क्या है? या तो मूल राज्य में या रोजगार देने वाले राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प, मतलब जो PDS होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, मतलब एक राज्य में जो मिल रहा है वो दूसरे राज्य में भी मिलेगा। रोजगार देने वाले राज्य में भवन और अन्य निर्माण उपकर निधि के अंतर्गत लाभों की उपलब्धता, एक ही प्रतिष्ठान में अन्य श्रमिकों को उपलब्ध जो बीमा और भविष्य निधि लाभ है, ठीक है, मतलब आप जाके कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उसके जो बाकी एम्प्लॉयज़ को मिलेगा वो आपको भी मिलेगा। आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप दूसरे राज्य गए आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, सेम जो उन्हें मिलेगा वो आपको मिलेगा। इस संहिता में अगर जो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस होता है उसके प्रावधानों को हटा दिया गया, ठीक है, मतलब जैसे आप एक जगह से दूसरे जाए तो आपको पहले डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। ज्ञातव्य है कि 2019 के जो विधेयक है उसमें विस्थापन भत्ते का प्रावधान किया गया था। इसे जो अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक है उसकी भर्ती के समय उन्हें विस्थापन भत्ता देने का प्रावधान था, जो कि मासिक मजदूरी के 50% के बराबर होता था। मतलब जो आपकी तनख्वाह है उसका 50% आपको डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिलता था पहले। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक का डाटाबेस जो है वो किसके पास होगा? केंद्र और राज्यों को एक पोर्टल में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों का विवरण बनाए रखना या अभिलेख करना होगा। मतलब केंद्र और राज्य सरकार को ये डाटा जो है स्टोर करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रवासी श्रमिक स्वघोषणा और आधार कार्ड के माध्यम से पोर्टल पर अपने आप को खुद भी पंजीकृत करा सकता है। उसके अलावा असंगठित जो श्रमिक है उसके कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि निधि मतलब धन का जो जुड़ाव होगा, तो इस संहिता के अंतर्गत कुछ अर्थदंड के आरोपण से जो एकत्रित राशि है इस निधि में जमा की जाएगी। सरकार इस निधि में जो है धन हस्तांतरण करने के लिए एक अन्य स्रोत भी निर्धारित कर सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वो है लेबर कोड्स हैं, तो उसके बाद इनमें क्या प्राप्त होगा और सर्टेन प्रोविजन ऑन विच अमेंडमेंट आर डन, कौन से वो किए गए, इम्प्लीकेशन कब हुई इसकी, ठीक है। तो सबसे पहला लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हमने पहला पढ़ा था ना, औद्योगिक वाला, तो इसमें इंक्लूड किया गया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, किन किन को मिला के बनाया, ठीक है, ये याद रखेगा इन केस अगर आ जाए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट 1946, ठीक है। तो इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया? तो हायरिंग एंड फायरिंग लॉ ईज्ड, हायरिंग और फायरिंग का लॉ इसमें दिया गया, ठीक है, मतलब हायर करने का और निकालने का, दोनों का। लीगल बैकिंग फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फिक्स टर्म जो एम्प्लॉयमेंट होता है मतलब 1 साल जैसे 2 साल इस टाइप का जो काम दे दिया जाता है, तो उसके लिए लीगल बैकिंग, आप 1 साल बाद गए मैं नहीं जा रहा, तो इस टाइप से कोई लीगल बैकिंग। नॉर्म्स टाइटन फॉर फॉर्मिंग यूनियन, जो इसके कुछ नॉर्म्स थे, नॉर्म्स होता है जैसे जो मतलब एक तरह से आप रूल ही कह सकते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, तो वो जो है थोड़े से टाइट कर दिए गए हैं। इम्प्लीकेशन ईजियर टू हायर एंड फायर दस एनकरेजिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो ये होता है हायर फायर का जो रूल था वो ईजियर हो गया, निकाल भी सकते हैं आसानी से और रख भी सकते हैं आसानी से, ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट विल क्रिएट मोर जॉब्स, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है, मान लीजिए आपकी जॉब लगी, आपका बॉन्ड है 1 साल का, तो 1 साल जो है आप जॉब करेंगे, विल क्रिएट मोर जॉब्स, इससे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपने 1 साल किया काम, उसके बाद आपको कंपनी से ठीक है आपको निकाल दिया, आपके बाद कोई दूसरा आएगा, आपको 1 साल में एक्सपीरियंस हो गया है ना, आप अब दूसरी फर्म में जाएंगे तो आप 1 साल का अपने एक्सपीरियंस लेके ईजिली जॉब मिल जाएगी आपको, है ना। पर जो दूसरा आ रहा है वो तो मान लीजिए तो फ्रेश है या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो आगे सेम जो है जॉब कर लेगा, तो इससे जो है
चेन एक तरह से बन गई है, ठीक है। उसके बाद लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, तो इसमें 9 स्कीमों को जोड़ा गया, ठीक है। पीछे हमने पढ़ाई एक्ट लाइक एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923, मैटरनिटी बेनिफिट 1961। तो इसमें क्या क्या मिला, प्रपोज सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, सोशल सिक्योरिटी मिली। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड विल बी सेटअप, जो हमने पढ़ा था, राष्ट्रीय सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ठीक है। तो इससे क्या इम्प्लीकेशन हुआ, इसमें विल बेनिफिट 40 करोड़ ऑर्गेनाइजेशन वर्कर, विल ओपन EPFO एंड ESIC फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। ये इसके बेनिफिट थे। उसके बाद लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग एंड कंडीशन, इसमें 13 जो लेबर एक्ट उनको जोड़ा गया। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, प्लांटेशन लेबर माइंस एक्ट 1952, इनको जोड़ा गया। और इसके जो हमें इससे प्राप्त क्या हुआ, अमेंडमेंट क्या इसमें डन किए गए, तो यूनिफॉर्म प्रोविज़न फॉर वुमेन फिक्स टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ठीक है। इनके लिए यूनिफॉर्म जारी किया गया औरतों के लिए। स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सच एज फैक्ट्रीज, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न जो है जारी किए गए, फैक्ट्रीज, माइंस, डॉक वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर। उसके अलावा इसमें क्या इम्प्लीमेंट हुआ, तो विल इंश्योर यूनिफॉर्म हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन फॉर ऑल, ठीक है। सेफ्टी कंडीशन सबके लिए जो है जारी की गई। उसके अलावा वर्क हावर फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड एम्प्लॉय, मतलब वर्क आवर जो था पहले 9 घंटे था उसे 8 घंटे कर दिया, ठीक है। तो ये तीनों का ये एटलीस्ट ये आउटर तो याद रखिएगा, ये पूरा जो दे रखा है। उसके बाद क्या है, मजदूर संहिता नियम, तो अगला क्या है, मजदूर संहिता नियम 2020 का प्रारूप, ठीक है। ड्राफ्ट कोड ऑन वेजेस, तो हाल ही में जो श्रम और रोजगार मंत्रालय उसके द्वारा जो मजदूर संहिता नियम 2020 का प्रारूप जारी किया गया, ठीक है। कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो ये नियम जो है मजदूर संहिता 2019 के तहत जारी किए गए हैं। मजदूर संहिता जो 2019 है उसको पिछले वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा द्वारा। नए प्रारूप नियमों में जो है दैनिक सामान्य कार्य के घंटों को पूर्ववर्ती संस्करण जो 2019 नवंबर में था उसमें प्रस्तावित 9 घंटों के कम करके 8 घंटे कर दिया गया है, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स में देखते हैं अभी। तो मजदूर संहिता 2019 के बारे में अगर देखें तो इसने संहिता निम्नलिखित 4 अधिनियमों को प्रतिस्थापित किया। सबसे पहला मजदूर संदाय अधिनियम 1936, मजदूर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस संदाय अधिनियम 1968, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ठीक है। तो इस संहिता में जो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र को और जो मजदूर सीमा है, वेज सीलिंग है, उसको ध्यान में रखे बिना सभी कर्मचारियों के लिए जो है न्यूनतम मजदूरी मतलब मिनिमम जो है मजदूरी मिले, उन्हें समय पर वेतन भुगतान हो उनका, उसके प्रावधानों को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास किया गया, ठीक है। न्यूनतम मजदूरों का लक्ष्य संपूर्ण देश में एक समान जीवन स्तर सुनिश्चित करना है, ठीक है। मतलब सबका सेम रहे, मतलब ये नहीं किसी का कि किसी कंपनी अच्छी है तो उसका अच्छा चल रहा है, किसी कंपनी अच्छी नहीं है तो उसका सही नहीं चल रहा, ठीक है। तो वर्तमान में जो राज्य और अर्थव्यवस्था है उसके विभिन्न क्षेत्रों में जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें भिन्नता विद्यमान है, क्योंकि जो सेंटर और जो हमारा स्टेट है दोनों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित, संशोधित एवं लागू करती है, ठीक है। मतलब सेंटर क्या अलग है, राज्य क्या अलग है, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं। व्हाट द ड्राफ्ट रूल से, ड्राफ्ट रूल ने क्या कहा जो मतलब पास हुआ है, सेंटर टू सेट ए नेशन फ्लोर फॉर मिनिमम वेजेस टू बी फॉलोड बाय स्टेट्स कंपल्सरी एंड रिवाइज्ड एवरी 5 ईयर। मतलब सेंटर ने कहा कि जो रूल पास होता है फॉर मिनिमम वेजेस के लिए उसको जो है स्टेट को कंपल्सरी करना चाहिए और रिवाइज करना चाहिए हर 5 साल पर, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम द सेंटर हैज़ प्रपोज टू फॉलो द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी इन रूलिंग 1992, मतलब फर्स्ट टाइम केंद्र सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को का पालन किया जो कि था कोर्ट एडवाइजरी इन रूलिंग 1992, ठीक है। एंड रिकमेंडेशन ऑफ द 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस मोड इन 1957 फॉर प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम वेजेस, जो 1957 में मिनिमम वेजेस पास हुआ था उसको कहीं ना कहीं लागू करने की बात कही। द मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस नॉट प्रिस्क्राइब इन गवर्नमेंट रूल में मतलब मिनिमम जो वेजेस होता है, भत्ता होता है, मिनिमम जो पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट रूल में नहीं है। सो फॉर विच ऑफन लीड टू लिटिगेशन, जिसकी वजह से जो है सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है।
उसके अलावा फोर्थ क्या कहा, 25% ऑफ मिनिमम वेजेस कंपोनेंट विल इंक्लूड एक्सपेंसेस ऑफ द वर्कर फैमिली ऑन एजुकेशन ऑफ, मतलब जो उसमें 25% उन्हें मिनिमम पैसा मिले वो एक तरह से जो उनके बच्चों की पढ़ाई, कोई मेडिकल खर्चा है उस टाइप से मिले कि वो उनके जो 25% है वो उस पर लग रहा है, ठीक है, बचा हुआ मतलब उनकी जो है खाने या रहने में यूज़ हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट विल कीप इन माइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्कर फैमिली ऑफ 3 टुवर्ड्स फूड, क्लोथिंग, हाउस होल्ड, हाउस रेंट, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मतलब इन सबको भी दिमाग में गवर्नमेंट को रखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मिनिमम वेजेस टू वेरी अक्रॉस स्किल सेट, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड एंड जियोग्राफीज, मेट्रो, नॉन मेट्रो एंड रूरल एरिया, मतलब वो जहाँ पे रह रहा है वो कितनी महंगी सिटी है ना, कोई स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, उस हिसाब से उसे तनख्वाह मिलनी चाहिए। उसके बाद सेंटर डिवाइस ऑक्यूपेशन स्किल वाइज 123 बिलोंग्स टू अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड 320 स्किल्ड एंड 111 हाईली स्किल्ड, ठीक है, मतलब ऑक्यूपेशन वाइज उन्होंने उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, नियतकालिक योजना, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी कंडीशन को जो है फिक्स किया जा रहा है, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जो है जो हमारा मंत्रालय श्रम और रोजगार, उसने जो विनिर्माण, खनन और जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, उसके लिए जो सभी के लिए जो आदेश स्थायी वो है, आदर्श स्थायी आदेश 2020, उसके प्रारूप को अधिसूचित किया है, ठीक है। इस प्रारूप दस्तावेज में जो कामगारों के वर्गीकरण है उसमें से एक के रूप में नियतकालिक रोजगार, उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया, ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, तो देखते हैं क्या है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो जो है प्रारूप आदेश है उसमें नियतकालिक रोजगार के को रोजगार की एक श्रेणी में शामिल किया गया है, किंतु सूची में जो आकस्मिक कार्य है, कैजुअल वर्क है, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। प्रदत्त सूची में श्रमिकों को जो है स्थायी, अस्थाई और जो अप्रेंटिस ये होते हैं, प्रशिक्षु अप्रेंटाइज, परिवीक्षाशीन प्रोबेशनर होते हैं, बदली होती है और नियतकालिक रोजगार, इसके रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। मतलब ये आकस्मिक कार्य को हटा दिया गया, कोई मतलब कार्य कोई भी इतना नहीं होता कि आकस्मिक हो जाए, है ना, बहुत ज़रूरी कार्य है, ठीक है। तो इन सब को इसमें जो है जोड़ा गया है, वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को जोड़ा गया है कि ये इतने तरह के कार्य होते हैं, ठीक है। परमानेंट तो वही गवर्नमेंट हो गया जैसे, ठीक है। उसके बाद बदली का अभिप्राय ऐसे कामगार से है जिसमें किसी स्थायी कामगार या जो प्रोबेशनर होता है उसके अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उस पद पर नियुक्त किया जाता है, मतलब जो वहाँ पे जॉब कर रहा हो उससे कहीं हायर लग गया, कहीं और कर रहा हो तो वो छोड़ के चला गया, तो ऐसी जगह पे जो है स्थायी कामगार या प्रोबेशनर, ठीक है, जैसे वो होता है ना पीओ होता है बैंक में, पीओ प्रोबेशनर ऑफिसर, ठीक है, तो इस टाइप से जो है उनको लाया जाता है। प्रारूप जो आदेश है वो 300 या अधिक कामगारों वाले सभी विनिर्माण और खनन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, ठीक है, जिसमें 300 या उससे अधिक कामगार हैं उस पर लागू होगा। हालांकि इस आदेश को जो है विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अन्य से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के पश्चात अंतिम रूप दिया जाएगा, ठीक है। अभी मतलब वो नहीं हुआ, अभी इनसे विशेषज्ञों, शिक्षाविदों से और अन्य से इसकी प्रतिक्रिया ली जाएगी, ठीक है। और औद्योगिक संबंध संहिता अधिनियम 2020 जो हमने पीछे पढ़ा उसके साथ एकीकृत किया जाएगा, ठीक है। नियतकालिक रोजगार, उसकी वैधानिक स्थिति की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो जो औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 है उसके अनुसार नियतकालिक रोजगार आरंभ में जो कि 2016 था, उसमें केवल परिधान निर्माण क्षेत्रक, मतलब जो हमारा वो होता है ना कंस्ट्रक्शन होता है, वर्क होता है, निर्माण क्षेत्रक, और उसके बाद 2017 में जो संशोधन के माध्यम से फुटवियर निर्माण क्षेत्रक, जो जूतों वगैरह का जो फुटवियर निर्माण क्षेत्रक होता है उसके लिए उपलब्ध कराया गया था, मतलब पहले इन दोनों सेक्टरों में लाए थे हम इसे, जो नियम कालिक रोजगार है, ठीक है। उसके बाद औद्योगिक नियोजन केंद्रीय नियम 2018, इसने जो सभी उद्योग हैं उनको एक निश्चित कार्यकाल के लिए अनुबंध पर श्रमिकों को नियुक्ति करने की अनुमति दी, ठीक है। उसके बाद जो आया इसी तर्ज पर जो हमारे केंद्रीय श्रम मंत्रालय है उसने 2018 में सभी जो राज्य हैं उनके सभी उद्योगों में नियत कालिक रोजगार जो FTE है उसकी अनुमति के लिए अलग अलग आदेश जारी करने का आग्रह किया था, ठीक है। तो ये इन तीनों में मतलब फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस किया गया जो नियम कालिक की रोजगार है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब हमने इतना पढ़ तो लिया कि इसे यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिला, वहाँ काम दिया गया, पर ये है क्या इसके बारे में देख लेते हैं। तो मोटे तौर पर अगर नियमकालिक रोजगार एक अनुबंध है जिसमें एक कंपनी या कोई उद्यम वाला है किसी कामगार को एक विशिष्ट अवधि के लिए काम पर रखती है, ठीक है। जैसे आपको अगर कहीं पे जॉब लगे आपकी
और आपको ये बोला जाए कि आपका 2 साल का या 1 साल का बॉन्ड है, मतलब इसके बाद आपको हटा भी सकते हैं अगर मतलब काम फिर भी नहीं खत्म हुआ तो आपसे करवाएंगे, ठीक है। तो बॉन्ड पे जाना ज़्यादातर मामलों में यह 1 वर्ष के लिए होता है, लेकिन आवश्यकता के आधार पर अवधि समाप्त होने के बाद भी इसे नवीकृत किया जा सकता है, मतलब 1 साल के बाद भी आपको काम मिल सकता है, ठीक है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, तो इसके जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, ये परमानेंट होता है, ये फिक्स टर्म जो पढ़ा है हमने अभी। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट अंडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसी इज इन्वॉल्व ऑन द पेरोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब ये एक तरह से पेरोल पे होता है, इसे कभी भी हटा सकते हैं हम 1 साल के बाद। परमानेंट एम्प्लॉय की बताने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली अंडर ए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में होता है ये, ऑन द पेरोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है, एंगेज इन एन एस्टेब्लिशमेंट थ्रू एक कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसी, कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसकी वजह से ये आती हैं, या फिर एजेंसी की तरफ से, नॉट ऑन द पेरोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ये पेरोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं आता। इनका टर्म क्या होता है, स्टिपुलेटेड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लैप्सेज ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म अनलेस रीन्यूड, जब तक रीन्यू ना की जाए तो उसका 1 साल बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर रीन्यू कर देंगे तो जॉब मिल जाएगी। नो नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन फॉर रीट्रेंचमेंट, कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा हटाने से पहले, ठीक है। उसके बाद जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है उसकी टर्म क्या होता है, एम्प्लॉय ऑन ए परमानेंट बेसिस नोटिस हैज़ टू गिवन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई अगर नोटिस दिया जाएगा तभी उसे टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर बेस्ड ऑन टर्म नेगोशिएशन विद द कॉन्ट्रैक्टर। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, हायर्ड फॉर रूटीन वर्क। उसके बाद लेबर में एम्प्लॉयमेंट में भी प्रोहिबिटेड इन सर्टेन केसेस, एग्जांपल इफ सिमिलर वर्क इज कैरिड आउट बाय रेगुलर वर्कमैन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है एक आदर्श स्थायी आदेश में जो है नियत कालिक रोजगार के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं को रेखांकित किया गया है। तो क्या क्या पहलू हैं, सबसे पहले देखिए जो हमने थोड़ा सा ऊपर पढ़ा इंग्लिश में, वो हल्का सा यहाँ पे भी बता रखा है हिंदी में, तो उसे भी देख लेते हैं। जो नियतकालिक रोजगार है उससे अभिप्राय किसी निर्धारित अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा एक लिखित अनुबंध होता है, मतलब आप बोल सकते हैं उसे बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके आधार पर किसी कामगार को जो प्रदत्त रोजगार है उससे है, ठीक है। जो उसके जो लिखित जो रिटर्न बॉन्ड होगा उसके अनुसार उसे जो है रोजगार जो दिया गया है, उसके जो कार्य के घंटे, वेतन भत्ते, अन्य लाभ समान काम करने वाले या समान प्रकृति के कार्य करने वाले किसी स्थायी कर्मचारी से कम नहीं होंगे, मतलब जो परमानेंट कोई एम्प्लॉय है जो उसे मिल रहा है सेम जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो होगा उसे मिलेगा, ठीक है। वह किसी स्थायी कामगार को उपलब्ध उसके द्वारा की गई सेवाओं की अवधि के समान अनुपात में सभी जो सांविधिक लाभ हैं उनका पात्र होगा, ठीक है। जो मतलब जो कानून पास करे संसद ने, तो जो लाभ उनको मिलेगा परमानेंट को, वो इन्हें भी मिलेगा, भले ही उसके जो नियोजन की अवधि विधि में अपेक्षित पात्रता नियोजन अवधि के बराबर ना हो, ठीक है। मतलब दोनों की अवधि में फ़र्क है फिर भी उसे मिलेगा। यदि वह 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के तहत सेवा प्रदान करता है तो वह जो है जो उपदान होता है जो एंड में मिलता है जॉब छोड़ने पे, उसके लिए पात्र होगा। ग्रेच्युटी एक कामगार को रोजगार की अवधि के अंत में भुगतान की गई राशि का उल्लेख होता है, ठीक है। तो सेवा के जो प्रत्येक पूर्ण वर्ष या 6 महीने हैं उससे अधिक के प्रत्येक भाग के लिए जो है नियोक्ता को 15 दिन के वेतन के दर से कामगार को ग्रेच्युटी का भुगतान करना होगा, ठीक है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो कार्यकाल पूरा होने के परिणाम स्वरूप किसी जो कार्य करता है उसकी सेवा को समाप्त करना छटनी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इनमें कुछ बताने लायक नहीं है, ये सिंपल एक्सप्लेन हो ही रहे हैं अपने डेफिनेशन से। तो प्रारूप यह प्रस्तावित करता है कि जो वेतन भुगतान अधिक पारदर्शी होगा और जो वेतन जो दिया जा रहा है वो अधिक पारदर्शी होगा, और एक जो कामगार है उसकी कार्य अवधि पूर्ण होने के बाद अधिकतम 7 दिनों के भीतर सभी जो पारिश्रमिक है उसका भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपका टाइम पूरा हो गया कहीं पे तो 7 दिनों के अंदर जो भी आपका भुगतान है वो कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें यह भी कहा गया कि जो वेतन दर है, वेजेस रेट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या नोटिस बोर्ड और औद्योगिक प्रतिष्ठान की वेबसाइट या एचआर पोर्टल है उस पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यह जानकारी उस भाषा में उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिसमें अधिकांश श्रमिक परिचित हों, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपको आती हिंदी और आप जो है वहाँ के कन्नड़ में आपको मैसेज भेज रहा है तो आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अधिकांश देशों के विपरीत भारत में जो है निजी कंपनियों द्वारा नियतकालिक अनुबंध के नवीकरण की कोई अधिकतम संख्या तय नहीं की गई है, ठीक है। जो हमारा वो है बॉन्ड है उसकी कोई अधिकतम संख्या तय नहीं है, मतलब आपको 1 साल पे बॉन्ड पे रखा और आपको 10 साल तक काम करा रहे, कोई
उसमें वो नहीं है भारत में। उसके अलावा अगला टॉपिक है डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू स्किल डेवलपमेंट, मतलब कौशल विकास के संबंध में अब तक किए गए प्रयास। तो देखिए सबसे पहला प्रयास क्या है, तो स्किल बिल्ड रिग्नाइट SBR एंड स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप SBIC। ठीक है, ये दो जो है प्रोग्राम किए गए हैं। तो देखते हैं इनसे क्या होता है। तो हमारे जो ये मंत्रालय हैं, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE और जो IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल है, उसके मध्य एक साझेदारी है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो SBR है, स्किल बिल्ड रिग्नाइट, इसके अंतर्गत जो नौकरी के इच्छुक व्यक्ति हैं उसको ऑनलाइन कोर्स वर्क की सुविधा, मतलब ऑनलाइन काम मिलेगा, और उद्यमी को जो है परामर्श प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ताकि वे क्रमशः अपने करियर व व्यवसायों में परिवर्तन कर जो नवाचार है, इनोवेशन है, उसको अपनाने में सक्षम हो सके। ठीक है, मतलब जो आपका जो उद्यमी जो काम दे रहा है उसको मतलब आप ऑनलाइन जो है काम करेंगे और पैसा लेंगे। ठीक है, SBIC जो है स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप, इसमें 10 सप्ताह का एक कार्यक्रम होता है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 महीने का, जो उन सभी शिक्षार्थियों को 100 घंटे का औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है जो ज्ञान प्राप्त करने और नेटवर्क तैयार करने तथा अपनी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए परियोजना के माध्यम से अनुभव प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह आपके पास मैसेज आते रहते होंगे। ठीक है, तो वो SBIC के अंतर्गत चलाए जाते हैं कार्यक्रम। ठीक है, कि 100 घंटे में आपने ये सीख लीजिए, वो सीख लीजिए। उसके बाद जो है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET। ठीक है, तो ये भी सेम ही कौशल विकास एंड उद्यमिता मंत्रालय, और जो NCVET है इसने कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदाता निकाय और जो मूल्यांकन एजेंसियाँ, उनके लिए एक गाइडलाइन तथा प्रचलित जो विवरणिका है, जो मैनुअल्स होते हैं ना, जैसे किसी कंपनी का एक मैनुअल होता है, उसकी डिटेल्स होते हैं उसमें, तो उसका अनावरण किया है। ठीक है, NCVET के बारे में, तो ये क्या करता है, 2018 में जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय उसके द्वारा ये अधिसूचित किया गया। इसे मौजूदा कौशल नियामक जो निकाय है उस यथा जो राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी या फिर और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, इनको एकीकृत करके जो है इसे गठित किया गया, तथा यह एक अति महत्वपूर्ण कौशल विकास के एक सेकंड रुकिए, तथा ये क्या करती है, अति महत्वपूर्ण कौशल नियामक के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, यह जो है व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में लगे हुए जो संस्थान हैं उनके कामकाज को नियंत्रित करता है। ठीक है, और ऐसी संस्थाओं के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक जो है स्थापित करेगा। ठीक है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे वो स्थापित करता है। उसके बाद है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोजेक्ट, गोल प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का डिजिटल कौशल निर्माण एवं परामर्श, एक तरह से मेंटरशिप देता है ये अनुसूचित जनजातियों के युवकों को, उनके व्यक्तित्व से उनको व्यक्तिगत रूप से परामर्श, मतलब मेंटर प्रदान करने के लिए व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, कला एवं उद्यमशीलता, इसके क्षेत्र से जुड़े अग्रणी व्यक्तियों एवं विशेषज्ञों से इसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल, उद्यमशीलता, मतलब जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उसके संबंध में परामर्श प्रदान किया जाएगा। ठीक है, गोल जो परियोजना है वो फेसबुक के साथ साझेदारी में जनजातीय कार्य मंत्रालय है। ठीक है, कौन सा मंत्रालय, गोल जनजातीय कार्य मंत्रालय, उसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। उसके बाद ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो इसमें क्या होगा, ट्यूलिप जो है वस्तुतः देश भर के जो सभी शहरी निकाय स्थानीय निकाय हैं, ठीक है, और जो स्मार्ट शहर है उनमें नए स्नातक जो भी ग्रेजुएशन करके आया है, जो उनको इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद जो आपको जॉब नहीं मिल रही मान लीजिए, तो आप अगर ट्यूलिप में जाते हैं तो वो जो है एक तरह से आपको अवसर प्रदान करेगा। कैसे, आवेदक जो भारतीय नागरिक एक तो होना चाहिए, एक उसकी जो ग्रेजुएशन को ख़त्म हुए 18 महीने से ऊपर ना हो। ठीक है, उसके अंदर इस कार्यक्रम का अपना कोई बजट नहीं होता है। इसे जो है पहले केंद्रीय बजट 2020 से 21 की घोषणा में प्रस्तावित किया गया था। इसमें एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो हमारे इंटर्न्स होते हैं ना, प्रशिक्षु इंटर्नशिप करने आते हैं। ठीक है, और जो सभी ULBs होते हैं, स्मार्ट शहर होते हैं, ठीक है, उनको एक छत के नीचे अंतः क्रिया करने और एकजुट होने की अनुमति प्रदान करता है, मतलब सबको इकट्ठा करके ट्रेन करता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ट्यूलिप के अंतर्गत जो ULB और जो स्मार्ट शहर है उनकी भागीदारी को सक्षम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में जो है क्षमता निर्माण संबंधी पहल भी आरंभ करेगा। ठीक है,
उसके बाद जो अन्य कार्यक्रम है, आंतरिक और जो बाह्य प्रवासी है उनके लिए कौशल विकास पहल, ठीक है, उनको भी मतलब स्किल्ड करना ताकि वो अपने खुद के शहर में भी जॉब प्राप्त कर सकें। तो उसमें सबसे पहला है स्वदेश, स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो ये क्या है, यह जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और जो विदेश मंत्रालय उसकी एक संयुक्त पहल है, ठीक है। तीनों मंत्रालय क्या है, स्वदेश पहल है, ठीक है, याद रखिएगा स्वदेश। तो यह जो है वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले जो नागरिक थे उनको कौशल मानचित्रण हेतु एक पहल है, ठीक है। वंदे भारत में जो विदेशों से बुलाए गए ना उनको, इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय और जो विदेशी कंपनियां उनकी मांग को समझने एवं उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर उपलब्ध जो अहर्ता नागरिक है उनके लिए एक डेटाबेस सृजन करना, ठीक है। मतलब कोविड में जो वंदे भारत से बुलाए गए विदेशी हैं उनके लिए ये चलाया गया, ठीक है। उसके बाद है आसीम, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल, ठीक है। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एआई जो होता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर आधारित एक प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न जो क्षेत्र है उसमें उपलब्ध श्रमिकों और जो स्थानीय उद्योग हैं उनकी मांगों के अनुरूप डेटा एकत्र करेगा। इस प्रकार यह विभिन्न क्षेत्रों में जो है कुशल कर्मचारियों की मांग, जो उनकी डिमांड और सप्लाई होगी, मांग और आपूर्ति, उसके मध्य अंतराल को समाप्त करने में सहायता करेगा, ठीक है। इस पोर्टल को जो है बेंगलुरु स्थित बेटर प्लेस नामक एक कंपनी के सहयोग से जो है कहाँ पे, बेंगलुरु स्थित बेटर प्लेस नामक कंपनी के नाम सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC है उसके द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड है जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC प्लेटफॉर्म फॉर स्पीडी स्किलिंग ऑफ माइग्रेंट रिटर्नीज, मतलब जो प्रवासी आए हैं उनको जल्दी से जल्दी स्पीडी स्किल करना। तो यह सर्वाधिक प्रभावित 116 जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां राज्य आजीविका की पुनर्बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन जिलों की जो सूची है वो यूपी, बिहार, MP, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान में केंद्र द्वारा योजनाबद्ध आत्मनिर्भर जिलों के अनुरूप है, ठीक है। चलिए अभी के लिए इसीलिए पहले मैं एक बार उसका बना लूँ, फैब का जो है उसका वो IR कंप्लीट करके फिर उसके बाद ये बचा हुआ पार्ट भी मैं कर दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर देखूंगा अगर अपलोड होगी तो, नहीं तो एटलीस्ट ये दोनों तो मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर चैनल जो है वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए घर पे बैठ के, एक कोना और एक किताब हो, बाहर जाने की सोचे भी मत, ठीक है। ठीक है, आपका दिन शुभ हो इसके अलावा।